जितना हेपेटाइटिस एक लिवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उतने ही केसेस कहीं ना कहीं फैटी लिवर से रिलेटेड भी हैं। इतना इजीली कंट्रोल नहीं होने वाला, इट मे बिकम द डोमिनेंट कॉज। हम लोग काफ़ी फेस करते हैं कि सब लोग ना कैंसर को एक बीमारी समझते हैं। नहीं, कैंसर एक्चुअली नियरली 200 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज होता है। आज के दिन पिछले कुछ सालों में WHO ने ये अल्कोहल को क्लियर कट कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर दिया है। तो लिवर कैंसर जो अभी ग्लोबल डाटा है उसमें हम कह सकते हैं रफली 20% या 25% अल्कोहल रिलेटेड है। आज के इस पॉडकास्ट में मैं सिर्फ दीपिका कक्कड़ के लिवर कैंसर के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ अपडेट शेयर कर रही हैं। जब से उन्हें लिवर कैंसर हुआ वो लगातार जो है अपनी हेल्थ अपडेट अपने फैंस से शेयर कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी या कोई फेमस नामी इंसान किसी बीमारी के बारे में बात करता है, तभी हमें क्यों ख्याल आता है इसके बारे में जान लेना चाहिए। लिवर कैंसर को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि लिवर कैंसर की शुरुआत होती क्यों है, किस वजह से होती है, और दीपिका कक्कड़ को जो कैंसर हुआ वो किस तरीके का कैंसर हो सकता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार गोयल, जो हमें बताएंगे कि लिवर कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं, इसको लेकर मिथ्स क्या है और कैसे बचाव भी किया जा सकता है। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, अभी जो आईवी इन्फ्यूजन हुआ, पहले हम आईवी इन्फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। ये आईवी इन्फ्यूजन जो है कैंसर, स्पेशली लिवर कैंसर के, उसमें क्या काम करता है, ये ट्रीटमेंट है क्या? देखिए, हम जो आईवी इन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली आईवी इन्फ्यूजन तो बहुत नॉन स्पेसिफिक टर्म है। इसका मतलब इंट्रावीनस इन्फ्यूजन है। तो कोई भी ड्रग अगर हम इंट्रावीनस रूट से देते हैं तो वो आईवी इन्फ्यूजन होता है। और आईवी इन्फ्यूजन से ये स्पेसिफाई नहीं होता कि एक्चुअली कौन सी ड्रग दी गई। जो अगर हम इम्यूनोथेरेपी की भी बात कर रहे हैं तो इम्यूनोथेरेपी भी एक आईवी इन्फ्यूजन है। तो जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया सोशल मीडिया पे कि दीपिका को हर 3 हफ्ते में आईवी इन्फ्यूजन लगता है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये जो आईवी इन्फ्यूजन शायद इम्यूनोथेरेपी का ही आईवी इन्फ्यूजन हर 3 हफ्ते में उन्हें दिया जा रहा है। अब इसके अलावा और कोई मेडिसिन अगर आईवी इन्फ्यूजन के लिए दी जा रही है तो उसके बारे में मेरे लिए कहना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन कैंसर के फील्ड में कुछ मेडिसिन हैं जो ओरली होती हैं, बट बाकी ज़्यादातर मेडिसिन इंट्रावीनस रूट से दी जाती हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये इम्यूनोथेरेपी का आईवी इन्फ्यूजन हो। तो क्या वाकई में सिर्फ लिवर कैंसर के बारे में ये चीज़ है, या फिर और भी कैंसर के बारे में ये बात है कि कैंसर डायग्नोज या ट्रीट होने के बाद इस तरीके की जो थेरेपीज़ हैं वो बहुत लंबी चलती हैं और ये लॉन्ग टर्म तक चलती रहती हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, जो आज के दिन कैंसर का ट्रीटमेंट का एक ओवरऑल कंसेप्ट हम लोग बोलते हैं, ब्रॉड कंसेप्ट है, वो जिसे बोला जाता है मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट। तो मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट का मतलब है कि कम्बिनेशन है सर्जरी का, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स का, रेडियोथेरेपी का एंड ड्रग ट्रीटमेंट का। तो काफ़ी केसेस में ये ट्रीटमेंट्स कंबाइन होते हैं अलग अलग सीक्वेंस में। तो जिस पेशेंट को भी ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं तो ड्रग ट्रीटमेंट हम लोग टिपिकली बोलते थे कीमोथेरेपी। बट आज के दिन ड्रग ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें टारगेटेड थेरेपीज हैं, इसमें इम्यूनोथेरेपीज हैं, और इसके अलावा ओरल मेडिसिन भी कई हैं, एंडोक्राइन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हैं, अलग अलग कैंसर्स में यूज़ होते हैं। और ये जो ड्रग ट्रीटमेंट है, किसी पेशेंट को सर्जरी के पहले मिलता है, किसी को सर्जरी के बाद मिलता है, कहीं ये 6 महीने में ख़त्म हो जाता है, कहीं ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक भी चल सकता है। सो अलग अलग कैंसर्स में कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो स्टेज पे भी डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ कैंसर पे भी। डॉक्टर अरुण, WHO और IARC की एक रिपोर्ट कहती है कि जो डेथ रेट है, जो स्पेसिफिक डिजीज़ेस की वजह से जो डेथ रेट है, उसमें उस लिस्ट में लिवर कैंसर का भी नाम शामिल है। मतलब ये पहले से ही था कि अवेयरनेस की कमी थी, हमें पता नहीं था कि ये अभी अब जाके, क्योंकि बहुत सारे लोग आके इस पे बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं दीपिका की बात करूं तो सिर्फ अभी की वजह से ये कि पहले से था, हम इग्नोर कर रहे थे। नहीं, जो डाटा अवेलेबल है WHO का है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबोकैन जो है, ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी IARC के थ्रू। तो लिवर कैंसर एक काफ़ी कॉमन कैंसर है और काफ़ी टाइम से कॉमन कैंसर है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लिवर कैंसर का ज़्यादा बर्डन है
एक्चुअली वो एशिया के साइड पे ज़्यादा बर्डन है और वेस्टर्न कंट्रीज में बर्डन उतना हाई नहीं है। एंड ट्रेडिशनली हमने देखा है जो भी डिजीजेस वेस्टर्न कंट्रीज में उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, उनको उतना स्पेस मीडिया में नहीं मिलता। तो अभी लिवर कैंसर पे डेफिनेटली सडनली वी हैव बिकम मोर अवेयर, बट टोटल नंबर ऑफ लिवर कैंसर केसेस और डेथ्स ड्यू टू लिवर कैंसर केसेस काफ़ी टाइम से हाई हैं। सो MASLD ये वाले जो केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा जो है अब ज़्यादा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो क्या हेपेटाइटिस कहीं ना कहीं फैटी लीवर के लिए कल्प्रेट है? आई थिंक यहाँ पे हम दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक हेपेटाइटिस है और एक MASLD है। तो पहले मैं MASLD पे बताना चाहूँगा। एक तो इसकी टर्मिनोलॉजी पे क्लैरिफिकेशन। MASLD मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़, ये नया टर्मिनोलॉजी है। टिपिकली अगर पब्लिक इसे जानती है, लोग जानते हैं इट इज़ फैटी लिवर। और फैटी लिवर जो पहले इसका नाम था NAFLD, हाँ, अभी भी काफ़ी लोग यूज़ हाँ, करते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। और एक और नाम है इसका NASH, नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। इतने सारे नाम क्यों दे हाँ। रखे हैं? टर्मिनोलॉजी, कोई चीज़ जब बहुत समझ में नहीं आती है तो उसके नए नए नाम आते हैं। बट ये जो नाम नैश है, हाँ। मैं उसको थोड़ा सा एक वर्ड प्ले में, नैश इंग्लिश में नैश बोलते हैं बट हिंदी में कहें तो नाश हो सकता है। और ये धीरे धीरे लिवर को नष्ट करता रहता है, लिवर डैमेज होता है ग्रेजुअली, और ये डैमेज बढ़ते बढ़ते आगे सिरोसिस और लिवर कैंसर में प्रोसीड कर सकता है। आज के दिन ओबेसिटी और ओबेसिटी से एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें, जिसमें ये MASLD भी आता है, ओबेसिटी के अलावा भी और कॉजेज़ हैं, तो इसका प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। और आज के दिन ये जितना हेपेटाइटिस एक लिवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उतने ही केसेस कहीं ना कहीं फैटी लिवर से रिलेटेड भी हैं। और प्रोबेबली इन फ्यूचर हम हेपेटाइटिस को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, बट MASLD इतना इजीली कंट्रोल नहीं होने वाला। इट मे बिकम द डोमिनेंट कॉज। तो इसके कुछ ऐसे वार्निंग साइन हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? बेसिकली जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि बहुत जल्दी नहीं पता चलता है, तो क्या कुछ भी ऐसा है जिससे हम ये जान पाएं कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है? देखिए, ये जो फैटी लिवर MASLD, इसका कोई अर्ली सिम्टम नहीं होता। बेसिकली अगर किसी का अल्ट्रासाउंड हुआ पेट का, और अल्ट्रासाउंड पे ये जो रेडियोलॉजिस्ट है वो बता पाता है कि ये लिवर जो है थोड़ा साइज में बड़ा है और उसकी इकोजेनिसिटी में उसमें फैट का कंपोनेंट है। अच्छा, ये अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड पे पता लगता है। फिर उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 कितना है। तो अगर अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर आता है तो उसके बाद में हम लोग और टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन के हैं, लिवर का फाइब्रो स्कैन हो सकता है टू सी कि अभी लिवर में कोई डैमेज शुरू हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद डेफिनेटली ये देखना है कि पेशेंट का वेट कितना है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, डाइट क्या है। सो ये सारे फैक्टर्स देख के, और ये कि उसमें कोई अगर अंडरलाइंग हेपेटाइटिस नहीं है, देन द फोकस इज ऑन डाइट एंड लाइफस्टाइल, control of weight. As of now, we do not have very specific medical treatment for fatty liver or MASLD. So it has to focus more on diet and lifestyle, जिसमें कंट्रोल के शुगर ज़्यादा ना लें, फैटी फूड कम करें, टोटल वेट कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें। तो ये सब चीज़ें होंगी, यू शुड बी एबल टू रिड्यूस फैटी लिवर, एंड उसको मॉनिटर करते रहेंगे तो यू कैन सेव योर लिवर कि वो और ज़्यादा डैमेज ना हो। पहले जब भी लीवर डिजीज से रिलेटेबल कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी ये होता था कि कुछ दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लेम करते थे अल्कोहल को, है ना। लेकिन अब जो धीरे धीरे ये है कि अल्कोहल से भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हैं जो लिवर को डैमेज कर रही हैं, ना कि सिर्फ अल्कोहल। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बराबर चल रही हैं अल्कोहल के, और वो चीज़ें जो लिवर को डैमेज कर रही हैं, कौन सी चीज़ें? देखिए, लिवर डिजीज़ में अगर हम बात करेंगे तो 3 मेन कैटेगरीज हो जाती हैं। वन इज़ अल्कोहल, वन इज़ MASLD या फैटी लिवर, एंड द थर्ड इज़ हेपेटाइटिस। तो MASLD पे तो हमने बात की, और अगर हम जो दूसरा मेन फैक्टर है हेपेटाइटिस की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस बेसिकली लिवर का वायरल इन्फेक्शन होता है। जॉन्डिस अगर होती है तो वो कॉमन कॉज वायरल हेपेटाइटिस होता है। लेकिन वायरल हेपेटाइटिस ये अलग अलग टाइप के हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। इसमें से कुछ हैं जो एक बार होते हैं
मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन दो टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो वायरस बॉडी में परसिस्ट करता है लिवर में, जिसे बोलते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों में हो सकता है। और जब ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, ये लिवर को धीरे 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 डैमेज करता रहता है। अगेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है लिवर में, अगर कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म डैमेज है तो द एंड रिजल्ट इज ऑलवेज सिरोसिस। तो सिरोसिस जब हो जाती है लिवर में, तो लिवर का फंक्शन कम होता है, तो जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को हो सकती हैं, और ऐसे लिवर में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो चाहे MASLD हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे अल्कोहल हो, ऑल ऑफ देम एक्ट थ्रू लिवर डैमेज, और सिरोसिस है, और सिरोसिस के बाद लिवर कैंसर है। वापस आती हूँ मैं दीपिका वाले केस पे। जैसे दीपिका के जो कैंसर, उसको लिवर कैंसर हुआ, तो वो किस तरीके के कैंसर होते हैं जिसमें जो ट्रीटमेंट है इतना लंबा चलता है? क्योंकि अभी तक ये ओपनली बात नहीं हो पाई है कि वो किस टाइप का कैंसर उनको हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी है सिस्ट मिलना ट्रीटमेंट के बाद, फिर इम्यूनोथेरेपी, ब्लड टेस्ट भी रेगुलर चल रहा है। आई थिंक वो फॉलोअप के लिए चलता ही रहता है। लेकिन ये किस टाइप का कैंसर है जिसमें इलाज इतना लंबा चलता है? देखिए, ये चीज़ हम लोग काफ़ी फेस करते हैं कि सब लोग ना कैंसर को एक बीमारी समझते हैं कि कैंसर मीन्स कैंसर। नहीं, कैंसर एक्चुअली नियरली 200 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज होता है पूरे बॉडी में। और अगर हम लिवर पे भी आते हैं तो लिवर कैंसर, लिवर में प्राइमरी कैंसर हो सकते हैं जो लिवर से शुरू हुए, और सेकेंडरी हैं जो दूसरे ऑर्गन से फैले हैं। दूसरे ऑर्गन से जो फैले वो मेटास्टेटिक है, और हम उनको एक बार के लिए साइड में रख देते हैं। अगर हम बात करें कि जो लिवर में जो कैंसर शुरुआत हुई, तो जो कॉमनेस्ट कैंसर है जिसे हम लोग हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC बोलते हैं, विच इज अदरवाइज इक्विवेलेंट टू लिवर कैंसर। सेकेंड चीज़ होती है कोलेंजियोकार्सिनोमा, जो लिवर की जो बाइल डक्ट्स होती हैं उससे ओरिजिन होता है। तो कोलेंजियोकार्सिनोमा अगर लिवर के अंदर बाइल डक्ट से आ रहा है तो वो इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा या लिवर कैंसर की तरह प्रेजेंट होगा। तीसरा होता है, बच्चों में होता है हेपेटोब्लास्टोमा। तो हम सोचते हैं कि दीपिका के केस में मोस्ट लाइकली ये या तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या कोलेंजियोकार्सिनोमा होना चाहिए। दोनों ही केसेस में जो इनिशियल ट्रीटमेंट, अगर डिजीज़ ऑपरेबल है, तो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट इज सर्जरी, जिसमें जो कैंसर है उसको एक मार्जिनल टिश्यू के साथ निकाल दिया जाता है। अच्छा। अब इसके बाद एडिशनल ट्रीटमेंट के कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है कैंसर को वापस आने से रोकने के लिए, या कभी कभी ये होता है, जैसा वी आर नॉट वेरी क्लियर, जैसे दीपिका के केस में बोला गया कि उनके लिवर में फॉलोअप में कुछ सिस्ट मिले थे। अब ये सिस्ट अगर कैंसर की रिकरेंस से रिलेटेड हैं कि कैंसर, यहाँ एक सवाल, सिस्ट मिलना लिवर में मिलता है या फिर स्टमक में मिलता है सिस्ट, मतलब ये इस केस में? देखिए, ये सिस्ट होने को तो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ये सिस्ट लिवर में मिला। अब लिवर में सिस्ट कई बार सर्जरी के बाद अर्ली फेज में ऑपरेशन की वजह से हो सकते हैं, और कभी कभी ट्यूमर वापस आने से, कैंसर वापस आने से हो सकते हैं। सो ईदर केस, या तो सर्जरी के बाद एक एज ए प्रिवेंटिव मेजर, या फिर अगर रिकरेंस डिटेक्ट हुई तो उसके ट्रीटमेंट के लिए या इम्यून थेरेपी, ये मेडिकल ट्रीटमेंट कैन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अगर प्रिवेंटिव मेजर भी दे रहे हैं तो वो 1.5 से 2 साल तक का पीरियड हो सकता है ट्रीटमेंट का। और अगर रिकरेंस के लिए तो ये इट में कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग जब तक कि ये बेनिफिट कर रहा है। तो अगर जैसे किसी भी मतलब मैरिड विमेन को हो जाता है, बच्चा अभी नहीं प्लान किया है, उन केसेस में क्या है, आगे जाके फर्टिलिटी अफेक्ट होती है इन केसेस में? देखिए, ट्रेडिशनली फर्टिलिटी पे हम लोग ऐसे स्पेसिफिक इसमें डिस्कस नहीं करते। फर्टिलिटी का काफ़ी जो डिस्कशन आता है वो विमेन, यंग विमेन विद ब्रेस्ट कैंसर में आता है। कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं जो ओवरीज के जर्म सेल्स को डैमेज करते हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो नहीं डैमेज करते हैं। तो ओवरऑल, क्योंकि लिवर कैंसर उतना यंग एज का कैंसर नहीं है, तो टिपिकली मेजर डिस्कशन फर्टिलिटी पे रूटीन में नहीं है। बट मोस्ट लाइकली ये जो इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स हैं ये जर्म सेल्स को डैमेज नहीं करती हैं, सो ओवरीज अदरवाइज वुड बी इंटैक्ट। दूसरा ये है कि अगर फर्टिलिटी कंसर्न होता है तो किसी भी पेशेंट का ये कीमोथेरेपी या मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले 15-20 दिन या 1 महीना लगा के
वहाँ से ओवम हार्वेस्टिंग करके जिसे बोलते हैं ना oocyte प्रिजर्वेशन या एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन, वो चीज़ें की जा सकती हैं जिसके थ्रू फ्यूचर में जब भी वो कोई अपॉर्चुनिटी हो विंडो की, तो उस टाइम पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, और ये अगर जैसे लोग बेसिक अपना डेली रूटीन वाला जो टेस्ट करवाते हैं लिवर को लेके, LFT, तो अगर आपका LFT ठीक आया, इट मीन्स आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है? LFT ठीक आया मतलब लिवर काम ठीक से कर रहा है, बट अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो 20% ऑफ लिवर से भी सफिशिएंट हो जाता है। तो किसी का लिवर अगर 70-80% भी डैमेज्ड हो तो लिवर फंक्शन नॉर्मल हो सकता है। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि किसी को अगर लिवर में एक्यूट इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस है तो लिवर फंक्शन में कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बहुत सारे मरीज होंगे कि जिनका लिवर फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है और उसमें कोई इंडिकेशन आपको नहीं मिलेगा कि ये लिवर एक्चुअली डैमेज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ऐसे केस में एक तो कुछ ब्लड में मार्कर्स होते हैं हेपेटाइटिस के, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए वायरल इन्फेक्शन के मार्कर्स हैं। अगर वो मार्कर्स नेगेटिव हैं तो यूजली हम लोग मान सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन नहीं है। दूसरा, एक लिवर का अल्ट्रासाउंड, जैसे पहले भी मैंने बोला था, इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ये फैटी लिवर को भी बता सकता है। फिर लिवर में अगर थोड़ा सा भी फाइब्रोसिस या इरेगुलरिटी हो रही है तो वो अल्ट्रासाउंड पे आइडिया लग सकता है। कैंसर की कोई गांठ डेवलप हो रही है तो वो आइडिया लग सकता है। तो ये एक सिंगल टेस्ट से या LFT से काम नहीं चलेगा। तो वी हैव टू यूज ए कम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, एंड वो भी रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करने की ज़रूरत हो सकती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा था कि लिवर को डैमेज करने के लिए मेन कल्प्रिट हम अल्कोहल को ही ब्लेम करते हैं, शुरू से लेके अब तक यही बात चल रही है। ये उन ऑडियंस के लिए सवाल है, मेरे लिए नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, आप कितना भी अवेयरनेस करें इस चीज़ को लेके कि आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए या फिर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वैसे आप ऑफ कोर्स प्रमोट नहीं करेंगे उस चीज़ को, लेकिन अगर एक सेफ क्वांटिटी हम बता पाएँ लोगों को या फिर कितना जो है आप अगर कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल वो हार्मफुल नहीं हो सकता तो कुछ है ऐसा कुछ सेफ मार्जिन? देयर वाज ए टाइम, आज से 15-20 साल पहले, जब हम लोग काफ़ी ये बात करते थे कि लिवर की अल्कोहल की एक बेसिक क्वांटिटी सेफ डिफाइन हो सकती है क्या, और हम लोग बोलते थे कि मे बी ओकेशनल सोशल ड्रिंकिंग में भी सेफ। बट आज के दिन पिछले कुछ सालों में WHO ने ये अल्कोहल को क्लियर कट कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर दिया है। सो एज ऑफ टुडे हम ऑफिशियली अल्कोहल की कोई सेफ क्वांटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में भी हर पर्सन का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, तो कितनी थोड़ी क्वांटिटी से बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी नहीं पता होता। तो इसलिए देर इज़ नो ऑफिशियल सेफ क्वांटिटी। आई वुड से कि अल्कोहल कैन हार्म लिवर, इट कैन हार्म द पैनक्रियास, इट कैन ऑल्सो हार्म अदर ऑर्गन, स्टमक वगैरह को। तो देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो अल्कोहल इंटेक से हो सकते हैं। सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड अल्कोहल। ओके, सो जब हम ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं तो मार्केट में और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लिवर डिटॉक्स करने के ड्रिंक्स अवेलेबल हैं कि आप ये जूस ले लीजिए, ये फ्रूट ले लीजिए, या फिर इस तरीके का आप पानी बना लीजिए जो आपका लिवर डिटॉक्स करता है। तो क्या एक्चुअली में ऐसे कुछ ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जो लिवर वाकई में डिटॉक्स करता हो? बेसिकली मैं एक ब्रॉड सा रूल है, कोई भी चीज़ जो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत पॉपुलराइज हो रही है, दैट मीन्स उसके लिए आज सफिशिएंट मेडिकल प्रूफ नहीं है, तभी वो सोशल मीडिया के थ्रू लोग पॉपुलराइज कर रहे हैं। जिस चीज़ का प्रॉपर रिसर्च के थ्रू एविडेंस आ जाता है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो हमारा सिस्टम होता है उसमें इंटीग्रेट हम लोग कर लेते हैं कि कहीं जो ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज आर एम्पिरिकल, के किसी ने कुछ ट्राई किया, इससे मेरे को बेनिफिट है, मेरी दादी ये करती थी, मेरी मम्मी ये करती थी। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें नहीं है। थ्योरेटिकल हो सकता है कि ये ऐसे बेनिफिट करना चाहिए, यहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये हैं। तो आई वुड नॉट से कि एनी ऑफ दीज थेरेपीज आर रियली प्रूवन। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स या फिर जूसेस हम खुद से बना के, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पेसिफिकली वो लिवर को डिटॉक्स करने के लिए हो, पर क्या लिवर के लिए ऐसे कौन से जूस या फ्रूट्स हैं जो, या वेजिटेबल्स हैं जो अच्छे माने जाते हैं? नहीं, बेसिकली अगर हम
लिवर के लिए और इन जनरल कैंसर के लिए अगर डाइट की बात करते हैं तो 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि जंक फूड में मतलब ये है कि बेसिकली जो भी करंट ये जो मॉडर्न फूड जो बहुत रिफाइंड कंपोनेंट से बनता है, जिसमें शुगर काफ़ी रिफाइंड शुगर है, तो इसमें ये कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाते हैं, फिर जहाँ लॉट ऑफ फैट जैसे इसमें हो जाता है ये फूड है, तो ये हाई सॉल्ट कंटेंट जो जंक फूड्स अवॉइड करना है। फिर उसके बाद जो है क्वांटिटी पे कंट्रोल रखना है कि हम लोग अपना फूड टोटल फूड इतना ही यूज़ करें कि हमारा वेट नॉर्मल रेंज में रहे, बॉडी मास इंडेक्स हमारा 23, 24, 25 तक रहे। फिर इसके बाद अगर हमारी जो डाइट है, ट्रेडिशनल जो हमारा सिस्टम था, फ्रेश आना खाना, फ्रेश बनना और फ्रेश खाना, नॉट स्टोरिंग। सो कीपिंग मतलब दिस हैबिट जो ट्रेडिशनल इंडियन हैबिट है कि हम फ्रेश खाना बनाएं और खाएं, और डेली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसमें कलर्ड वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं, अगर उसकी बोलते हैं कि 5 सर्विंग्स पर डे, 1 सर्विंग रफली लाइक अ फिश साइज, 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, यूजिंग फ्रेशली कुक्ड फूड, अवॉइडिंग जंक फूड, एक्सरसाइजिंग एंड कीपिंग अ वेट इन चेक। दैट इज द डाइटरी एडवाइस जो लिवर के लिए भी है, और सारी देर आर 13 कैंसर्स विच आर रिलेटेड टू बीइंग ओवरवेट, सो इट विल हेल्प इन एवरीथिंग। हमें नहीं पता है कि वो लिवर कैंसर हुआ क्यों है, तो मेजरली अगर आप उस बात को हाईलाइट करें कि लीवर कैंसर होने का रिस्क किन लोगों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्यों होता है बेसिकली, मतलब जो लोग जिनकी लाइफस्टाइल ठीक है, बेसिकली मुझे नहीं पता उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, पर फिर भी जिनकी लाइफस्टाइल ठीक है, वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, अपना डाइट वगैरह सब ठीक रखते हैं, तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कि उनको लिवर कैंसर हो सकता है? तो लिवर कैंसर जो अभी ग्लोबल डाटा है उसमें हम कह सकते हैं रफली 20% या 25% अल्कोहल रिलेटेड है। ग्लोबली 20-25% है जो हेपेटाइटिस रिलेटेड है, बट डेफिनेटली एशिया में, इंडिया में हेपेटाइटिस का कंपोनेंट ज़्यादा है, और इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो 75-80% लिवर कैंसर तो ये 3 कॉजेज से हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ केसेस में अगर फैमिली हिस्ट्री है, हेरिडिटी है, या ये हम लोग बोलते हैं कि एक फैमिली में शेयर्ड एनवायरनमेंट भी होता है, वो रिस्क बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कई बार डाइट के थ्रू या हमारे वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में जा सकते हैं, कुछ ऐसे एफ्लाटॉक्सिन या इस तरह के टॉक्सिन्स भी हैं। सो जनरली ये है कि अगर हमारा फूड क्वालिटी अश्योरेंस है, अल्कोहल हम अवॉइड कर रहे हैं, हेपेटाइटिस के लिए चेक कर रहे हैं, दूसरा हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो आई थिंक अगर इफ़ एवरीबडी इज़ वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस बी, तो जो हेपेटाइटिस रिलेटेड कैंसर्स में से एक पोर्शन तो हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से अवॉइड कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी का अभी वैक्सीनेशन नहीं है, मे बी इन फ्यूचर वी माइट गेट इट। सो ओवरऑल ये है, तो इसलिए प्योरली प्रिवेंटिव अप्रोच मैं नहीं कहूँगा, अल्कोहल अवॉइड करना, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन एंड हेल्दी डाइट एंड वेट। फिर इसके बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हैं, अगर उसमें कोई भी वार्निंग साइन लाइक फैटी लिवर मिलता है या कुछ है, तो प्लीज़ उसके लिए यू शुड टेक एक्शन एंड एक रेगुलर चेकअप कराएं, जिसमें रेगुलर चेकअप हो सकता है कि हाई रिस्क अगर आप हैं तो 6 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट होता है अल्फा फीटोप्रोटीन, वो अगर ये 2 रेगुलर बेसिस पे करते रहें तो आपको अर्ली वार्निंग मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। माय प्लेजर। सो डॉक्टर अरुण ने जो है, मेरे को लगता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी स्पेशली दीपिका कक्कड़ को लेके, तो हमने वो सारे सवाल जो है अभी डॉक्टर से पूछे। बाई चांस कोई सवाल मुझसे रह गया है तो प्लीज़ आप हिचकिचाना मत, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर वो क्वेश्चन मेंशन करना, हम कोशिश करेंगे वो सवाल का जवाब हम आप तक पहुँचाए। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है वो भी हम जानना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।